Now see, we are going to start second lecture of this chapter. Ambident ligand we did in previous class. What do you mean by ambident ligands? These are the ligands which have two donor atoms but at a time make bond from one atom. तो this we have already done. हम इसको already याद भी कर चुके थे कैसे कैसे दिखाना है. Now the topic is killet और किलेटिंग एजेंट भी कहते हैं. तो अब मैं इसे समझाता हूँ फिर हम आगे चलते हैं. What do you mean by killet और किलेटिंग एजेंट और किलेशन भी कहते हैं. तो अब जो हमारा टॉपिक है which we are going to learn, this topic is called killet और किलेशन. अब इसको समझना ध्यान से. Let us say ये मेटल है. मेटल के साथ En ने बॉन्ड बना लिया. तो आपको पता है En के पास दो डोनेटिंग साइड्स होती हैं. तो जब ये मेटल के साथ En कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये दो बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट. लो जी, ये तो हो गया रफ डायग्राम कैसे दिखाना है. इसकी मैं एक्चुअल डायग्राम दिखाता हूँ कैसे होगा. ये मेटल है, En होता है इथिलीन डायमीन NH2 NH2. तो जो ये N है ये अपना एक लोन पेयर इसको देगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा. तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी दिखा सकते हैं. तो आपको ये एक रिंग की फॉर्म में नजर आ रहा है. किस फॉर्म में नजर आ रहा है? एक रिंग की फॉर्म में. ये देखो ना क्लोज्ड. तो किलेट और किलेशन क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन है बाइडेंटेंट व्हेन बाइडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट. कॉपी में लिख लेना. और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स make bond with make bond with central metal ion form ring like structure called killet and effect is called chelation. So just keep in mind कि what is killet और what is chelation. very very important. दोबारा बता रहा हूँ समझो. किलेट बोलिए या किलेशन बोलिए या चिलेशन. कई लोग इसको च से भी बोल देते हैं. मैं इसे किलेट या किलेशन कहता हूँ. व्हेन बाइडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स मेक बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन. जैसे आप इसे देखो, मैंने और करके बनाया ना. En मतलब इथिलीन. तो इथिलीन दो बॉन्ड बना सकता है. तो अगर ये बनाएगा तो एक रिंग बन जाएगी. या फिर इसे देखो प्रॉपरली, एक रिंग बन गई. तो जब बाइडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो एक रिंग बन जाती है और इसे कहते हैं किलेट या इस इफेक्ट को कहते हैं किलेशन. जो हमारे किलेट्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल. क्यों होते हैं? क्योंकि एक लिगेंड ने दो या दो से ज्यादा बॉन्ड बनाए होते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. जैसे आप इसको ऐसे समझ लो, आपने किसी चीज को एक हाथ से पकड़ा है और किसी चीज को आपने दो हाथ से पकड़ा है. तो सबसे स्ट्रांगली कौन से हाथ से पकड़ोगे? जब दो हाथ से पकड़ा है तो सबसे स्ट्रांग होल्ड होता है. तो इसी तरह कि बाइडेंटेंट लिगेंड या पॉलीडेंटेंट लिगेंड दो या दो से बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं विद सेंट्रल मेटल आयन, जिससे वो बॉन्ड काफी स्ट्रांग और स्टेबल होता है. तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि भाई किलेशन स्टेबल क्यों होते हैं, तो स्टेबल इसलिए होते हैं बिकॉज दे आर एबल टू मेक टू और मोर देन टू बॉन्ड्स विद सेंट्रल मेटल आयन. एज अ रिजल्ट बॉन्ड इज स्ट्रांग एंड इज मोर स्टेबल. जस्ट कीप इन माइंड. अब हम इसे रीड करते हैं अपने नोट से. तो टॉपिक का नाम है हमारा किलेट. आप देख रहे होंगे. A complex compound in which the donor atoms are attached to each other as well as the metal so that metal becomes a part of heterocyclic ring. हेट्रोसाइक्लिक मतलब अलग अलग. जैसे मेटल अलग नेचर का हो गया, ये अलग हो गया. तो ये हेट्रो है ना, अलग अलग एटम्स हैं. तो इस तरह समझ लो हेट्रोसाइक्लिक रिंग टर्म्ड एज किलेट एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड किलेशन. तो जल्दी से आप इसे याद कर लीजिए किलेट. और इसका सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है. सिंपल डेफिनेशन है व्हेन बाइडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट लिगेंड मेक बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड किलेट. और इस इफेक्ट को हम कहते हैं किलेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब चलते हैं हम आगे अपने टॉपिक में और समझते हैं. अब हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर. अब ये समझो क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर. तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन नंबर. समझिए जरा क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर. वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेम ऑफ द टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन नंबर.
तो आई विल गिव यू एग्जांपल तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसको शॉर्ट में CN कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को। एक एग्जांपल देता हूँ, K4FeCN6। अब आपने देखना है कि जो मेटल और लिगेंड है, लिगेंड कितने बॉन्ड बना सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन होती है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय लिगेंड्स। क्या डेफिनेशन होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की? इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स टोटल नंबर ऑफ coordinate bonds, coordinate bonds formed by ligands with central metal ion, इसे हम कहते हैं coordination number. So what is coordination number? In complex compound, total number of coordinate bonds formed by ligands with central metal ion. तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं भाई इस मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो क्या बनेगा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर? ये CN है तो CN 1 बॉन्ड बनाता है तो 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं K4Fe वाटर 2 टाइम, Cl2 2 टाइम एंड CN2 टाइम। अब मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो चेक करो, वाटर भी एक बॉन्ड बनाता है, Cl भी एक बनाता है, CN भी एक बनाता है, तो इनको काउंट कर लो 2 2 2। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। सो जस्ट ट्राई टू कीप इन योर माइंड। अब मैं थोड़ा सा इसको और एग्जांपल देके समझाता हूँ, तो मुझे बताना एग्जांपल नंबर 3। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आई गेस समझ में आ गया। एग्जांपल नंबर 3 दे रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल दी मैंने COCl2, फिर मैंने लिख दिया En2 और फिर मैंने लिख दिया ब्रैकेट, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दी और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। तो हमें तो लिगेंड्स देखने हैं, ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें नहीं देखनी। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, आप में से कोई भी एक बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा। देखो Cl एक बॉन्ड बनाता है तो 2 Cl हैं, यानी 2 बॉन्ड तो ये हो गए। En कितने बॉन्ड बनाता है बताओ प्रांजय, En कितने बॉन्ड बनाता है? जो 2 बनाता दो है तो उसके बनाएगा, 4 हो 2 गए। इंटू 2 4, तो 4+2 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो यहाँ पे बच्चों को खासकर प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि इसकी डेफिनेशन देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो Cl एक बनाएगा तो 2 बार है, तो 1 इंटू 2 2। En 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 इंटू 2 4, 4 और 2 ये हो गया 6। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर। एक और मॉलिक्यूल देता हूं, मुझे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, एक और एग्जांपल। तो प्लैटिनम NH3 ट्वाइस ClNO2। चलो आप में से कोई भी मुझे बताओ इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। देखो प्लैटिनम है, अमोनिया एक बॉन्ड बनाता है और न्यूट्रल में है, तो 1 इंटू 2 2, ये 2 हो गए, 3 4। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए आपका 4, क्योंकि ये सारे 1 1 1 1 बनाते हैं, ये भी 1 बनाता है, ये भी 1, ये भी 1। तो 1 इंटू 2 2 3 और ये 1 टाइम 4। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया यहाँ पे 4। तो अब आपको पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो लर्न दिस डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर क्विक। तो मैं आपको समझा रहा हूँ अब टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। तो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो वो कटायन, नेगेटिव चार्ज तो अनायन, कोई भी चार्ज नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। अब देखो हमारा क्वेश्चन है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब सेम, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स विच हैव सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो जो मेरी ये वाली एग्जांपल है, यू जस्ट लुक ऑन दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में जो लिगेंड्स हैं वो 6 हैं। अब ये 6 के 6 साइनाइड हैं या अलग अलग हैं अनमोल? बोलो, सेम है या अलग अलग हैं? ये सेम है, तो सेम को कहते हैं होमोलैप्टिक। अगर लिगेंड्स सेम हो, सारे लिगेंड्स सेम हो, तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक मतलब सेम लिगेंड्स। अगर आप इसे देखो, यहाँ पे भी तो लिगेंड्स हैं बट अलग अलग हैं, वाटर के हैं, क्लोरीन है, साइनाइड है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अलग अलग हैं, यहाँ पे भी अलग अलग हैं।
यानी जो मैंने ये एग्जांपल दी है कॉम्प्लेक्स की, तो ये हेट्रोलैप्टिक हो गए, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स। जैसे +2 क्लास है तो +2 क्लास में सारे +2 के बच्चे हैं, तो होमोलैप्टिक हो गई। अगर मैं जैसे संडे को एक्स्ट्रा बुलाता हूँ तो संडे में कुछ मैंने 10th के बुला लिए, कुछ +2 के बुला लिए, कुछ +1 के बुला लिए, मिक्सचर कर दिया, तो उसे बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। So what is homolaptic complex? Complexes which have same kind of ligand. And what is heterolaptic complex? Complexes which have different kind of ligand. अब हमें ये याद हो गया, आपको काफी चीजें याद करवा दी। Now we'll move ahead. तो हमें होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चल गया। अब देखो जो हमारा टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, आपके सामने दिख रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। अनमोल, आपसे मैं जो भी पूछूंगा ना, कुछ भी तो आप ही बोलेंगे पहले, फिर मैं बाकी बच्चों से बाद में पूछूंगा। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर, आपको याद है मैंने ना +1 में 11th में एक टॉपिक करवाया है, उस टॉपिक का क्या नाम है, जस्ट लेट मी नो मेक क्लियर। हमने जैसे एक टॉपिक किया था H2SO4, और मैंने बोला भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो हम 11th में कैसे करते थे, इसको x मान लेते थे, ये -2 होता था, ये +1, तो 2 + x - 6 = 0 लिखते थे, इसे सॉल्व करते थे तो हमारा 4 आ जाता था आंसर। याद आया? कुछ ऐसे हम करते थे ना ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। बोलो बेटा, अनमोल नॉन मेडिकल। ओके प्रांजय, यस। हाँ ठीक है, प्रांजय अनमोल ध्यान रखना। अब इसी तरह से हमें कॉम्प्लेक्स में निकालना है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या याद रखना है, जैसे मैंने आपको कराया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जैसे NH3 0 में आता है, आपका वाटर 0 में आता है, आपका EN 0 में आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड 0 में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये -1 में आते हैं, OX -2 में आता है, तो ये याद रखना। अब जैसे मान लो मुझे इसका निकालना है, FeCN6 - 3, ये है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जिसका निकालना है उसे मैं x मान लूंगा, तो आयरन को मान लिया मैंने x। Cn आपका -1 में आता है, ये याद रख लो, Cn आपका -1 में आता है, ये -1 हो गया, तो ये हो जाएगा x - 6 = -3। बोलो आंसर क्या आया, बोलो क्या आया आंसर, +3। यानी जो ये आयरन है इसका चार्ज कितना हो जाएगा, +3, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने +1 में पढ़ा था बैलेंसिंग में, जैसे हमने +1 में बैलेंसिंग में पढ़ा था। चलो अनमोल नॉन मेडिकल, आपकी बारी। अब आप मुझे बताना, K4FeCN6, इसमें मुझे आयरन का चार्ज निकालना है, कैसे निकालेंगे बोलो जरा, आप बोलो मैं लिखता हूँ। सर x मान लेंगे, ये -1 होता है, ये +1 होता है, ठीक है बेटा, ये +1 ये -1, क्या बना, 4 + x। करेंगे इसका हाँ जी बेटा, =0 पे तो लिखेंगे हाँ =0 बाद में लिखेंगे ना, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी दिया था ना, तो यहाँ जैसा दिया वो बाद में लिखेंगे। 4x 4 + x -6 = 0, ठीक है। क्या आया आंसर, x = 2 आ गया। 2। वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये रही एक और एग्जांपल, AgNH3, सिल्वर और अमोनिया 2 बार, फिर Cl। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, अगर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव होता तो वो वाला चार्ज लिखेंगे, जैसे ये लिखा ना नेगेटिव, तो ये अनायनिक डिटर्जेंट, अनायनिक है, अगर पॉजिटिव होता तो =+3 कर देना था, तो अगर कहीं पे कुछ नहीं है तो =0 करेंगे, जैसे हम हमेशा करते थे। प्रांजय इसका बताओ, इसमें हमने ये मेटल का निकालना है, सिल्वर का, ओके, हमेशा सर मेटल का निकालना है। एक्स सिल्वर मान का लेंगे, x लिखेंगे, और NH3 इसका का 0 0 होता होता है, है, और इसका Cl का -1, -1 तो क्या बना, x x + -1 0 = 0। -1 = 0, तो x = +1। चलो बेटा इसे कॉपी में नोट करो, नोट करके डन बोलो जल्दी, और डाउट है तो पूछो। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया कैसे निकालना है।
Now let us see the next example. So next example I am going to write. You tell me the charge. So charge of central metal ion. Example is K3. आपकी नाइन्थ की नॉलेज भी यूज हो रही है और प्लस टू की जो मैंने सिखाई है कि किसको क्या चार्ज लेते हैं. Fe C2O4 3. प्रांजय बताओ इसको कैसे निकालेंगे. प्रांजय K3 सर आंसर FeC2. 3 है सर. इसका 3 आएगा, बिल्कुल सही आएगा. कैसे निकालेंगे बताओ. सर आयरन को के का x मान +1. लेंगे. OX है ना, ये C2O4 OX होता है, ये -2 हो जाएगा, ये +1 होता है. तो इक्वेशन क्या बनी. 3 सर 3 + x plus x -6. minus 6 is equal to 0. So x is equal to +3. वेरी गुड. तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब चलते हैं आगे. हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया. अब हमारा टॉपिक आता है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. अब ये वर्नर्स साइंटिस्ट था जिसने 1895 के आसपास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए एक थ्योरी बनाई थी. क्या थ्योरी बनाई थी अब मैं ये आपको समझाता हूँ और आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्नर्स ने क्या थ्योरी बनाई थी और हमें उसे कैसे समझना है. चलो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. लो जी, अब मैं इसे आपको समझाने वाला हूँ. तो आई एम गोइंग टू राइट हियर. Yes. So name of the topic, you also write along with me. Name of the topic is Werner's coordination theory. टॉपिक का नाम है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. इसको समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी CONH3 6 टाइम एंड Cl3 ऐसे लिख दिया. अब देखो ये वर्नर्स थ्योरी क्या कहती है. पहला पॉइंट, वर्नर्स थ्योरी कहती है कि जो मेटल होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल होता है, इसमें दो तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. जस्ट नोट करते जाओ और समझते जाओ, फिर मैं वहां से रीडिंग कराऊंगा. वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी कहती है कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें दो तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी मैंने ऐसे अलग लिख दिया एंड यहाँ लिख दिया सेकेंडरी वैलेंसी. कहता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और ये आयनाइजेबल होती है, मतलब आयंस बनेंगे और इससे हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पता चलता है. बस इतनी सी बात करती है. सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में कहते हैं कि हम इसको डार्क लाइन से दिखाते हैं, ये नॉन आयनाइजेबल है. नॉन आयनाइजेबल मतलब लिगेंड्स हो गए, और ये ब्रैकेट से बाहर वालों की बात हो गई. नॉन आयनाइजेबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. फिक्स्ड होने से ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे एंड शेप बताएंगे. जस्ट कीप इन माइंड. अब मैं इसको समझा रहा हूँ, देखो कैसे. जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये लिगेंड है, समझा रहा हूँ समझना. अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है मैं कैसे करूँगा. मैं लिखूंगा CO. ये वाला लिगेंड कितनी बार है, 6 बार. 1 2 3 4 5 6. यहाँ मैंने लिखा NH3, यहाँ मैंने लिखा NH3, 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 NH3 और ये बना दी मैंने ब्रैकेट. अब ब्रैकेट के बाहर तीन चीजें हैं, 3 बार क्लोरीन है, तो बाहर वालों को डॉटेड में दिखाना है. अब वो अपनी मर्जी है कैसे कहाँ पे दिखाना है. बाहर वालों को आप डॉटेड में ऐसे दिखा दो, ठीक है. कोई फिक्स नहीं है, आप कहीं पे भी बीच में दिखा दो. बस बाहर वाले जो है ना, ब्रैकेट से बाहर वाले, उनको आपने डॉटेड में दिखाना है. अब पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा. बेसिकली वर्नर्स थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने में हेल्प करती है. कहती है कि जो मेटल होते हैं कॉम्प्लेक्स, उसमें दो तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी. और जब रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो जो ब्रैकेट से बाहर होते हैं उनको प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, इसको डॉटेड में दिखाएंगे. ये आयनाइजेबल होते हैं, मतलब इसके आयंस बनेंगे, और आयंस बनेंगे तो चार्ज आएगा, तो चार्ज आने से ऑक्सीडेशन नंबर पता चलता है. सेकेंडरी वैलेंसी होती है, लिगेंड्स को बोलते हैं. सेकेंडरी वैलेंसी मतलब लिगेंड्स, तो लिगेंड्स तो फिक्स हैं, उसके आयंस भी नहीं बनते और उसको हम डार्क लाइन से दिखाते हैं. और ये फिक्स्ड होते हैं, फिक्स होते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देंगे, मतलब कितने बॉन्ड बने. और फिक्स होंगे तो हमें शेप भी बनेगी. तो शेप हमने ऑलरेडी याद की हुई है कि अगर सेंटर एटम 4 बॉन्ड बनाए तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है शेप. 5 बॉन्ड बनाए तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. 6 बॉन्ड बनाए तो ऑक्टाहेड्रल. तो यहाँ पे सेंटर एटम 6 बॉन्ड बना रहा है,
सेकेंडरी के साथ, तो इसकी शेप हो गई ऑक्टाहेड्रल बाय और +1 कंसेप्ट। लो जी, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, फिर एक एक बच्चे से पूछूंगा। वर्नर्स थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाती है कि ये कैसे काम करते हैं। ये थ्योरी कहती है कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स है इसकी दो वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज को डॉटेड लाइन में दिखाते हैं, ये एक एग्जांपल दी है आपको समझाने के लिए, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और ये आयनाइजेबल है, मतलब ये टूट जाते हैं, और ऑक्सीडेशन टूट जाएंगे तो चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे। सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड्स को कहते हैं और डार्क लाइन से दिखाए जाएंगे। नॉन आयनाइजेबल होते हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें नॉन आयनाइजेबल हैं, फिक्स्ड हैं, नॉन आयनाइजेबल फिक्स्ड, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर देंगी एंड शेप देंगी। सो लर्न इट।